दोस्तों यस बैंक की बात करें अगर तो आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। लेकिन अगर बैंकिंग शेयरों की बात करें तो वहां पे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और उतनी बड़ी गिरावट यस बैंक में देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इस समय बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी शुरू कर चुके हैं यस बैंक में। आज भी अगर आप देखोगे तो बिक वाली से ज़्यादा काफ़ी अच्छी खरीदारी है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी आएगी और स्टॉक के अंदर फिर जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक ऊपर जा सकता है। यानी क्वार्टर फोर के बाद तेजी की संभावना बन सकती है, बशर्ते रिजल्ट अच्छा हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। क्या है वो अपडेट और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है आने वाले समय में, जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक में जो लॉक इन पीरियड का मामला था वो सारा खत्म हो चुका है। अब सारे शेयर फ्री हो चुके हैं। लोगों को इस समय मौका है, वो चाहे तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा है जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट लगातार कह रहे थे कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा, स्टॉक पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टॉक देखे तो 1 ईयर के हिसाब से ऊपर के लेवल पे ही आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे लोग अपनी बिकवाली करना पसंद नहीं करें। स्पेशली बैंकों ने निवेश किया और वो लोग अभी क्वार्टर फोर का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं क्वार्टर फोर के बाद, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से सिर्फ यहाँ पे खरीदारी हो रही है जो काफ़ी अच्छे बड़े फंड हाउस करें। म्यूचुअल फंड की भी खरीदारी हो सकती है यहाँ पे। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक का स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू में मिल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा है। क्या करना चाहिए आगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज वीकली एक्सपायरी था, आपने देखा होगा काफ़ी उठापटक देखने को मिला। कभी बाजार पॉजिटिव हुआ फिर निगेटिव हुआ, अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 57,925 के स्तर पे 289 पॉइंट की गिरावट, यानी लगभग 0.50%, आधा परसेंट बाजार गिरा हमारा। यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट लगभग सभी जगह पे एक जैसी थी, चाहे निफ्टी 50 देख लो जहाँ पे 0.44% की गिरावट थी। अगर हम निफ्टी 100 की भी बात करें तो 0.40% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें यहाँ पे 0.61% की गिरावट थी और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.41% की गिरावट। अब यहाँ पे स्मॉल कैप की बात करें तो 0.30% की गिरावट थी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि गिरावट लगभग एक जैसी थी, चाहे वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। बड़ी गिरावट कहीं थी नहीं थी या फिर कोई भी इस गिरावट की चपेट से नहीं बचा, लगभग एक जैसा ही यहाँ पे माहौल रहा। लेकिन अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट थी जिसकी वजह से हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली तो वो है, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियरली समझ में आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर। आप देख सकते हो स्पेशली PSU बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। तो टोटल निफ्टी बैंक आज 0.96% गिरा, नहीं लगभग 1% के आसपास की गिरावट रही और उसमें भी PSU बैंक में करीब 1.74% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.85% की गिरावट थी। एक और इंडेक्स था उसमें गिरावट थी, वो था निफ्टी रियलिटी, 1.08% की गिरावट। और आप ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.65% की गिरावट है और ये भी बैंक से संबंधित सेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे गिरावट हुई है। बाकी ओवरऑल आप देखें तो फार्मा सेक्टर, मेटल इंडेक्स और FMCG सेक्टर और ऑटो इंडेक्स ने ग्रीन क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.25 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 15.30 के आसपास की थी, लो 14.90 का बना, लेकिन इंट्राडे का हाई है 15.40 का, यानी स्टॉक आपको कुछ समय के लिए ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं क्लोजिंग 15.20 पर रही, जहाँ पे 0.65% की गिरावट है। तो ये जो गिरावट है ये चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक ले लो या फिर सरकारी बैंक ले लो, दोनों से कम है। यानी यस बैंक में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो जैसे माहौल अगर गिरावट का बनता है तो यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट होती है, वैसा हुआ नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूएबल बाइंग हो रही है और वॉल्यूम काफ़ी शानदार था। इतने भारी वॉल्यूम में अगर गिरावट होती तो काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है स्टॉक। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक नंबर 1 पे था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, एक और आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रही है और लगातार बैंक एक के बाद एक डूब रही है और मंदी के खतरे की संभावना बनने लगी है। बिल्कुल 2008 याद आने लगा है, जब लेमन ब्रदर्स डूबे थे और उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी और सारे के सारे जो स्टॉक मार्केट थे वो क्रैश कर गए थे। इंडिया के बाजार में भी भयंकर गिरावट हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने फिर से ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और US फेड ने बुधवार देर रात में देखे तो 25 बेसिस पॉइंट की, यानी 0.25% की फिर से वृद्धि कर दी है। अब इस ताज़ा इजाफे के बाद फेड रिजर्व की जो ब्याज दर है वो 15 साल के
हाई स्तर पर पहुंच गया, यानी 15 साल के स्तर पर पहुंच गया। और आप देख सकते हो कि संभावना बहुत कम लग रही थी लोगों को कि इस बार फेड रिजर्व अपनी ब्याज दर वृद्धि करेगी, क्योंकि जिस तरह से बैंक एक के बाद एक डूबने लगी, लग रहा था कि अब ये फैसला नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल हुआ इसके उलट। और फिर से फेड रिजर्व ने यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर दी है। यूएस फेड की ब्याज दर में वृद्धि के बाद अगर आप देखें तो 4.75% से बढ़ के 5% हो गया ब्याज दर। और आप देख सकते हो कि 2008 में जब लेमन ब्रदर्स की वजह से ये जो पूरा माहौल बना था और लेमन ब्रदर्स डूबी थी, उस समय भी देखे तो जो फेड इंटरेस्ट रेट थी वो लगभग इसी जगह पे थी। और उसके बाद में बैंकों में एक तबाही मची थी और पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आई थी। और अब फिर वही मामला फिर से बना, वहाँ तक फेड रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। और आप देखते हैं अमेरिका में ऑलरेडी सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक तो डूब चुके हैं और बहुत सारे बैंक हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है इस समय। बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, यूरोप के कई बैंकों की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आप देख सकते हो क्रेडिट स्विस ऑलरेडी डूब चुका है, जिसको यूबीएस ने फिर से बचाने की कोशिश की और उसके लिए यस बैंक का फॉर्मूला ईजाद किया गया। यानी एक तरह से देखें तो जो उसके 81 बॉन्ड्स थे उसकी वैल्यू को जीरो किया गया और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक को बचाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बैंक है जो लगातार इस समय प्रॉब्लम में गुजर रही है। सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल अमेरिका की फर्स्ट रिपब्लिक जो बैंक है उसके भी डूबने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय ये जो फैसला सख्त लिया गया है इसका इफेक्ट निगेटिव देखने को मिल सकता है पूरे बाजार पे। सबसे बड़ी बात है कि इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए 9 बार ब्याज दरें बढ़ा चुकी है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बढ़ोतरी का सिलसिला और भी आगे रहने की ये संभावना बन रही है। तो हो सकता है कि ऐसे में आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। अब ये जो यूएस ने जो फेड रिजर्व ने जो ब्याज दर बढ़ी, इसका सीधा असर इंडिया के इन्वेस्टर के ऊपर भी पड़ता है और भारतीय बाजार में जो इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे में अभी इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अमेरिकी बाजारों की तरफ रुख करने लगेंगे बड़े इन्वेस्टर। और ऐसे में देखेंगे तो एफआई की तरफ से निकासी शुरू हो जाएगी और एफआई बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हो बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ऐसे ही अगर ब्याज दर बढ़ती रही तो फिर एफआई यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं और इसका निगेटिव इफेक्ट बाजार पर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ फेड रिजर्व की तरफ से जो ब्याज दर बढ़ाने के बाद आरबीआई भी ब्याज दरों में बढ़ाने का दबाव उनके ऊपर बढ़ेगा और आरबीआई भी अपनी ब्याज दरें को बढ़ा सकता है। और दूसरी तरफ अगर अब डॉलर मजबूत होगा तो फिर इंडियन रुपीज़ और नीचे जाएगा और इससे एक तरह से महंगाई जो है इंडिया के बाजार में महंगाई बढ़ने का संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के ये जो फैसला है इंडिया के बाजार के लिए भी ठीक नहीं है। अब अगर हम यस बैंक की बात करें तो आज भले ही बाजार में गिरावट हुई हो, लेकिन यस बैंक में बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है, यानी बिकवाली से ज़्यादा आज काफ़ी शानदार खरीदारी इस गिरावट के माहौल में। आप देख सकते हो 9:15 पर 15.05 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो उसी समय 9:15 पर 15.20 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और इसी वजह से प्राइस बढ़नी शुरू हुई। फिर 9:25 पर 15.25 की प्राइस से 18,48,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:43 पर 15.20 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:50 पर 15.25 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी फिर से हुई। उसके बाद 2:26 पर 15.15 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 2:49 पर 15.05 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 3 बजे 15.20 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:18 पर यानी बाजार क्लोज होते थे 15.25 की प्राइस से फिर से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि बिकवाली के सामने खरीदारी काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस समय बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं यस बैंक में और इसलिए गिरावट की संभावना कम बनी हुई है। फिलहाल इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे हैं, यानी अभी भी दबाव देखने को मिल सकता है और सेंटीमेंट्स इसके स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनालिस्ट है उनकी राय फिलहाल सेल की निकल के आ रही स्टॉक को लेकर और जो इसकी जो समरी है वो फिलहाल न्यूट्रल बनी हुई है, यानी टेक्निकल इंडिकेटर तो इस समय थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े फंड हाउस इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी कर रहे हैं और इसलिए मुझे लग रहा है कि Q4 के बाद एक जम के यहाँ पे खरीदारी का माहौल बनेगा और स्टॉक बिल्कुल 20 को फिर से क्रॉस करने की संभावना बनेगी। तो इस समय डरना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।